हाय गाइस, वेलकम टू प्लास्टिक सर्जन ब्लॉग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ईसीजी को हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं, एक बेसिक आइडिया ईसीजी को रीड करने के लिए। तो ईसीजी की फिल्म्स आपके पास जब भी आती है, ईसीजी की पट्टी आपके पास जब भी आती है, तो वो कुछ इस तरह की होती है। और अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे नंबर लिखा होता है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है 1 2 3, राइट। इसके बाद लिखा है यहाँ पे AVR, AVL और AVF। फिर यहाँ लिखा है V1 2 3 4 5 6। तो पहले समझते हैं हम लोग ये नंबरिंग क्या होती है। तो ये जो 1 2 3 नंबर होता है, ये बताता है कि ये जो लिड्स है, ईसीजी की लिड से ये रिकॉर्डिंग आती है, वो लिड हम लोगों ने पेशेंट के हाथों पे, और ये वाली लिड है वो उसके पाँव पे लगाई है। ये इनको A से ऑगमेंटेड होता है, तो मतलब ये ऑगमेंटेड लिड है। और ये जो है वो चेस्ट के ऊपर लगाते हैं, मतलब हार्ट के ऊपर। इन लिड का काम ये होता है कि जब हम लोग को एक्सिस का डेविएशन देखना होता है तो हम लोग उसमें यूज करते हैं, लेकिन मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिर नहीं ले पाएंगे। तो ईसीजी की फिल्म कुछ इस तरह की होती है आपके सामने। इसमें आपको देखना है लिड कौन सी है, 1 2 3, AVR, AVL, AVF और फिर V1 2 V6। इनकी पोजीशन बॉडी चेस्ट में कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे हम लोग V1 2 3 4 5 6 तरह से लिड्स लगाते हैं। फिर एक लिड हाथ पे लगाते हैं, एक इस हाथ पे लगाते हैं और एक पाँव पे लगाते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोग लिड की पोजीशन ईसीजी में करते हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि ईसीजी का नॉर्मल वेव फॉर्म या नॉर्मल जो हम लोग ईसीजी की चार्ट होता है वो किस तरह का होता है। तो आप देखोगे तो ईसीजी का चार्ट कुछ इस तरह का होता है। तो इसके अंदर ये जो ईसीजी की ये इस तरह की एक सिंगल वेब आती है, एक वेव आती है। ये एक सिंगल वेव हो गई, फिर वापस से ये रिपीट हुई है, फिर वापस से रिपीट हुई। तो इस तरह से ये चलता रहता है, राइट। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको बोलते हैं हम लोग P वेव, इसको बोलते हैं Q, इसको बोलते हैं R, इसको S और इसको बोलते हैं T वेव। ये U वेव होती है, लेकिन इसको हम लोग डिस्कस नहीं करें क्योंकि ये ज्यादातर इतना इसका इंटरप्रिटेशन जनरली कॉमन नहीं होता है। तो P Q R S T, फिर वापस से P Q R S T, फिर वापस से P Q R S T, P Q R S T। इस तरह से आपकी ईसीजी चलती है। अभी यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट, और ये होता कैसे, देखिए हार्ट के दो चैम्बर होते हैं। ऊपर की तरफ वेंट्रिकल होता है और नीचे की साइड में आर्टरिया होता है। तो हार्ट का जो ऊपर वाला चैम्बर जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ऐसे होगा वो, तो उससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी निकलेगी, तो वो ऐसे P वेव बनेगी। फिर जब नीचे वाला चैम्बर जो होता है हार्ट का, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो उससे QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जब वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस से फूलेगा तो फिर T वेव बनेगी। ठीक है, मैं इसको आपको वापस समझा दूं। हार्ट का जो ऊपर का चैम्बर होता है, जिसको हम लोग एट्रियम बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो P वेव बनी। फिर नीचे वाला चैम्बर में ब्लड गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो QRS बना। और फिर वो नीचे वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स हुआ तो T वेव बनी। ये बेसिक है समझने के लिए। तो इस तरह से ये वेव्स बनती है। तो सपोज अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, ऊपर वाले चैम्बर में। मतलब अगर P वेव में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि हार्ट का जो ऊपर वाला चैम्बर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे अगर QRS कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम आएगी तो इसका मतलब हार्ट में जो वेंट्रिकल होते हैं नीचे वाले चैम्बर, उनके अंदर प्रॉब्लम है। T वेव में प्रॉब्लम आएगी, इसका मतलब नीचे वाले चैम्बर में ही प्रॉब्लम है, राइट। तो इस तरह से आप कौन सी लिड्स में प्रॉब्लम है वो देख के पता लगा सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे यह ध्यान ये रखना है कि ईसीजी के चार्ट में इस तरह का ग्राफ बना होता है। ये जो बॉक्सेस हैं, तो एक जो है ये बड़ा बॉक्स है, देखिए आप, ये बड़ा बॉक्स, राइट। और ये छोटे बॉक्सेस हैं। तो 5 छोटे बॉक्सेस, 1 2 3 4 5, 5 छोटे बॉक्सेस मिलके एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं। लेकिन आपको ये छोटे बॉक्सेस से ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक छोटे बॉक्स की वैल्यू होती है 40 मिली सेकेंड, 40 मिली सेकेंड। तो इसी की बेसिस पे हम लोग पूरी ईसीजी को रीड करेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ आप P वेव का वैल्यू कितना है, तो मैंने बोला है एक छोटे बॉक्स की वैल्यू होती है 40 मिली सेकेंड। तो आप यहाँ काउंट करोगे, P वेव मतलब ये जो वेव है ये स्टार्ट हो रही है, तो 1 और 2, इसमें 2 बॉक्सेस आ रहे हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 बॉक्सेस के बराबर, मतलब 80 मिली सेकेंड होगी। तो P वेव की नॉर्मल वैल्यू 80 मिली सेकेंड होती है, ठीक है। और P वेव का अपर डायरेक्शन कैसा होता है, वो भी अप्रोक्सीमेटली 2 वेव के बराबर होता है, 80 मिली सेकेंड के हिसाब से होता है, ठीक है। अभी मैं आपसे बोलूंगा ये P हो गया, ये QRS हो गया और ये T हो गया। मैं पूछूंगा आपसे, बताओ T वेव की वैल्यू इस ईसीजी में कितनी है। तो आप क्या देखोगे, T वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे खत्म हुई है। तो मुझे बॉक्स काउंट करने, 1 मिनट।
अभी इस ईसीजी में मैंने बोला आपको कि टी वेव की वैल्यू बताओ, तो मैं देखूंगा टी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे खत्म हुई है। तो मुझे बॉक्सेस काउंट करने हैं, छोटे बॉक्स 1 2 3 4 5, मतलब इस ईसीजी में 5 छोटे बॉक्सेस हैं। तो मतलब इस ईसीजी में टी वेव की वैल्यू, एक बॉक्स 40 मिलीसेकंड का है, तो मतलब इस ईसीजी में टी वेव की वैल्यू 200 मिलीसेकंड है। अब वो नॉर्मल है एबनॉर्मल है हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये P, ये Q, R, S और T। मैं बोलूंगा Q, R, S की वैल्यू बताओ। इसमें तो आप क्या देखोगे, Q यहाँ से स्टार्ट है, ये R है और ये S है। तो आप देखोगे कि Q, R, S की वैल्यू कितनी है, तो ये 1 बॉक्स 2 बॉक्स और ये 2.5 बॉक्स, तो मतलब 40 40 और 20, मतलब 100 के आसपास इसमें QRS की वैल्यू आ रही है, 100 मिलीसेकंड, राइट। तो इस तरह से आप इसमें रीड करते हो। मैं इसमें बोलूंगा कि इसमें P की कितनी वैल्यू, तो आप क्या देखोगे, 1 बॉक्स 2 बॉक्स, तो P वेव की शुरुआत और खत्म होने के बीच में 2 बॉक्सेस आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। तो P वेव की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 1 बॉक्स 40 का, तो 2 बॉक्स 80 मिलीसेकंड। इस तरह से हम लोग ECG को रीड करते हैं। तो आपको इस तरह से बॉक्सेस को काउंट करना है। और बॉक्सेस की स्टैंडर्डाइज मशीन जो होती है वो स्टैंडर्डाइज होती है, तो उसमें जनरली यही माना जाता है कि एक छोटे बॉक्स की वैल्यू 40 मिलीसेकंड के आसपास की होती है। छोटे बॉक्स की वैल्यू से आपको ये सब काउंट करना पड़ता है। अब हम लोग समझते हैं कि ईसीजी में हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं। तो वैसे ईसीजी के अंदर बहुत सी चीजें देखते हैं जो कि हम लोगों के इस डिस्कशन के स्कोप से बाहर है, तो इसलिए हम लोग जो बेसिक होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए ईसीजी की एक जो वेव आती है उस तरह से आती है। इसमें ये पी वेव हुआ, फिर ये यहाँ से क्यू स्टार्ट हुआ, इसको बोलते हैं आर, फिर ये एस और फिर ये टी वेव बनी, राइट। अभी एक बॉक्स 40 सेकंड का है, तो मैं इसके हिसाब से सब वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो पहली चीज मुझे देखनी होती है वो होती है रिदम क्या आता है। रिदम मतलब क्या होता है कि देखिए ये मेरा हार्ट है, तो अभी मेरा हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इस तरह से, तो ये रिदम में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये हर टाइम बराबर, मतलब ये 1 सेकेंड में एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर ये ऐसे होगा, अभी ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, जिसको हम लोग बोलते हैं पाल्पिटेशंस होना। तो रिदम डिस्टर्ब हो गई, मतलब कभी ये जल्दी जल्दी हो रहा है, कभी धीरे धीरे हो रहा है, कभी जल्दी, तो रिदम डिस्टर्बेंस। तो रिदम हम लोग को चेक करनी होती है कैसे, कि आपको देखना होता है कि जो पी क्यू आर एस टी का वेव फॉर्म है वो हर बार बराबर आ रहा है। या फिर दूसरा तरीका है कि आप आर वेव को देखो, कोई सी भी 2 वेव्स को देख लो। तो मैं यहाँ पे आपको देख के बताता हूँ रिदम को कैसे देखते हैं। ये देखिए ईसीजी है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा पी क्यू आर एस टी, 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 ठीक है, पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ पे मैं देखूंगा 2 आर वेव के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद वाली वेव में भी 1 2 3 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 बॉक्सेस। इसका मतलब ये हार्ट ऐसे ऐसे नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे रिदम रेगुलर है। 2 आर वेव के बीच में नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर सेम है तो इसका मतलब रिदम आपकी रेगुलर है। लेकिन यही दूसरी ईसीजी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ आर वेव के अंदर, यहाँ पे आप देखते हैं, इसमें देखिए इन दोनों आर वेव के बीच में बॉक्सेस हैं 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 बॉक्सेस आ गए। फिर यहाँ पे 1 2 3 आ गए, फिर यहाँ पे 1 और 2 ही आए, फिर यहाँ पे 1 या 2 ही आए। तो इस तरह से डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है आर वेव के बीच में। इसका मतलब यहाँ पे रिदम बराबर नहीं, रिदम रेगुलर नहीं है, मतलब रिदम कभी कभी फास्ट हो रही है, कभी कभी स्लो हो रही है, राइट। तो पहला पॉइंट आपको रिदम देखना होता है 2 आर वेव के बीच में बॉक्सेस गिन के, तो आप रिदम देख लोगे। रिदम के बाद हम लोग का पॉइंट आता है कि हम लोग रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब हार्ट रेट कितनी है। तो हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको आर वेव के बीच में बॉक्सेस काउंट करने हैं और बॉक्सेस को आपको डिवाइड, फिर आपको उस बॉक्सेस की जो वैल्यू आएगी मिली सेकेंड में, उसको आपको डिवाइड करना है 300 से। 300 स्टैंडर्ड वैल्यू, क्योंकि मशीन का जो कैलिब्रेशन होता है वो जनरली जो भी मशीन हम लोग यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में वो 300 के पे ही कैलिब्रेट होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 आर वेव के बीच में बॉक्सेस देखूंगा, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं। 300 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो इसमें हार्ट रेट कितनी आएगी, 300 डिवाइडेड बाय 5, मतलब अराउंड 65 के आसपास, 60 के आसपास हार्ट रेट आएगी। तो हार्ट रेट हम लोग आर वेव के बीच में जो बॉक्स होते हैं उनको डिवाइड कर देखते हैं। अभी यहाँ देखिए आप नॉर्मल हार्ट बीट कैसी है, पी वेव क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। लेकिन अगर हार्ट बीट ज्यादा चलेगी तो फिर इस तरह से
जल्दी जल्दी डिफ्लेक्शंस आएंगे। और अगर आपकी हार्ट स्लो है, जिसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, जैसे जो कि एथलीट्स में होता है, जो लोग योगा करते हैं उन लोगों की हार्ट बीट जनरली भी स्लो हो जाती है, या फिर कुछ पेशेंट जिनमें हार्ट फेल हो जाता है उनमें भी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, तो फिर वो कुछ इस तरह की वेवफॉर्म आएगी, इतना गैप आएगा। तो अभी मैं देखूंगा तो 300 को अगर इस बॉक्सेस से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे हार्ट रेट नॉर्मल आएगी, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो हार्ट रेट ज्यादा आएगी। यहाँ पे हार्ट रेट बॉक्सेस का नंबर ज्यादा है तो 300 को ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो हार्ट रेट कम आएगी। तो इस तरह से आप सेकंड पॉइंट जो होता है वो हार्ट रेट को कैलकुलेट करते हो। अब हम लोग पर्टिकुलरली ईसीजी के कौन कौन से कंपोनेंट है उनके ऊपर आते हैं। तो पहला कंपोनेंट आपको देखना होता है कि पी वेव कैसी है। देखा हम लोगों ने ईसीजी में पी क्यू आर एस टी होता है, तो मैं पी वेव को देखता हूँ। तो पी वेव की नॉर्मल वैल्यू जनरली होती है कि 80 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए, मतलब कि 2 बॉक्सेस या उससे कम होनी चाहिए। लेकिन अगर ईसीजी में इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा, राइट। मतलब अगर 80 मिली सेकेंड से वो वैल्यू ज्यादा आ रही है तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। या फिर इसकी जो इसकी हाइट होती है, हाइट अगर आप देखोगे तो इसकी जो हाइट है ये भी 2 बॉक्सेस के आसपास ही होनी चाहिए। लेकिन आप ठीक है, ये नॉर्मली आप देख रहे हो यहाँ पे 2 बॉक्सेस आ रहे हैं तो ये ठीक है, और इसकी हाइट भी 1 या 2 बॉक्सेस के बराबर ही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे पी वेव में ये देखो, इस कंडीशन में आप देख रहे हो तो पी वेव की हाइट बढ़ गई है, राइट। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला हार्ट जो था, ऊपर वाला चैम्बर, उसमें प्रॉब्लम है। इसके अंदर पी वेव ज्यादा वाइड हो गई है, राइट, और इसमें बीच में यहाँ पे नॉच भी आ गया है, तो भी ये बताता है कि ऊपर वाले हार्ट में ही प्रॉब्लम है। वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो आउट ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा कि समझने में ज्यादा नहीं आएगा, वो ऐसा होगा। तो ऊपर वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो पी वेव लंबी हो गई है और ये पे छोटी होगी, तो ये पी वेव होता है जिसकी नॉर्मल वैल्यू में 2 बॉक्सेस के आसपास होने चाहिए, राइट। अभी पी वेव के बाद में जो कंपोनेंट हम लोग देखेंगे वो होगा क्यू आर एस। ये पी वेव हम लोगों ने देख लिया बॉक्सेस काउंट करके। अब ये क्यू आर एस, राइट। तो नॉर्मली क्यू आर एस मतलब ये इतनी डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक, मतलब जहाँ से क्यू स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एस खत्म हो रहा है, तो ये क्यू आर एस इतनी डिस्टेंस। इसमें हमको बॉक्सेस काउंट करने हैं, छोटे वाले बॉक्सेस। तो नॉर्मली ये वैल्यू जो होती है ये भी पी वेव के बराबर ही आती है, अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 मिली सेकेंड, मतलब कि 2 से 2.5 बॉक्सेस इसके बीच में होने चाहिए क्यूआरएस के बीच में। अभी यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी सकती है क्यूआरएस आपका, तो क्यूआरएस मैंने बताया था बनता कहाँ से, नीचे वाला चैम्बर जो कि वेंटिलेटर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ऐसा, तो क्यूआरएस बनता है। अब अगर क्यूआरएस बड़ा हो जाएगा, राइट, ज्यादा हो जाएगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप क्यूआरएस वाइड हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इधर भी क्यूआरएस वाइड हो रहा है। तो वाइड क्यूआरएस में क्या प्रॉब्लम होती है, वाइड क्यूआरएस के अंदर आपको ये होता है कि वेंट्रिकल के अंदर कुछ तो भी प्रॉब्लम, मतलब वेंट्रिकल के अंदर फिब्रिलेशन हो सकता है, या वेंट्रिकल के अंदर फिब्रिलेशन के वेंट्रिकल में फेलियर हो सकता है, या हार्ट के ऊपर कुछ पानी जमा हो सकता है। तो बहुत सी पॉसिबिलिटी होती है, तो हम लोग क्यूआरएस को इस तरह समझ लेंगे। इसके बाद हम लोग की आती है टी वेव। ये तो नॉर्मली टी वेव मतलब इसके बीच में जो बॉक्सेस हैं, नॉर्मली टी वेव जो होती है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 160 के आसपास, 160 मिली सेकेंड, और एक बॉक्स की वैल्यू होती है 40 मिली सेकेंड। तो मतलब टी वेव में 4 बॉक्सेस तक होने चाहिए, और इसकी हाइट भी इतनी होनी चाहिए जितनी की पी वेव या इससे थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे एबनॉर्मलिटी क्या होती है कि अगर आपकी टी वेव की हाइट बढ़ जाएगी तो उसको बोलते हैं हम लोग पीकिंग ऑफ द टी वेव। अभी देखो इसके अंदर आपकी टी वेव जो है वो थोड़ी ऊपर हो गई है, इससे ऊंची हो गई है, ठीक है, टी वेव, तो इसको बोलते हैं हम लोग पीकिंग ऑफ द टी वेव। अभी ये देखो कि इस ईसीजी में आपको यहाँ पे टी वेव कितनी बड़ी दिखाई दे रही है, देखो इतनी बड़ी बड़ी टी वेव होगी, ये पी क्यू आर एस टी इतनी बड़ी होगी। तो ये जो टी वेव का बढ़ना होता है ये बताता है कि यहाँ पे हार्ट में कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। जनरली पोटेशियम बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसलिए भी ये टी वेव बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पोटेशियम अगर ज्यादा हो जाता है आपकी ब्लड के अंदर तो फिर वो हार्ट फेल भी कर सकता है। तो टी वेव का बढ़ना और टी वेव का इन्वर्जन, मतलब टी वेव उल्टी भी हो जाती है कई बार, जिसको हम लोग टी वेव इन्वर्जन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इन गोलों के अंदर टी वेव जो है वो उल्टी हो गई है, मतलब कि नॉर्मली टी वेव को ऐसे ऊपर आना चाहिए लेकिन वो नीचे जा रही है, तो ये बताता है कि आपके हार्ट में अटैक आया है। ये देखिए टी वेव उल्टी हो गई है। तो टी वेव का बढ़ना और उल्टा होना दोनों भी प्रॉब्लमेटिक होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल क्या होता है ये देखिए, वापस से हम लोग देखते हैं। पी आर इंटरवल क्या होता है, जहाँ पे पी वेव खत्म होती है और जहाँ पे आर वेव शुरू होती है, तो इन दोनों के बीच का जो जगह है
उसमें कितने बॉक्सेस आते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पीआर इंटरवल। ईसीजी के अंदर आपको वही देखना होता है। तो पीआर इंटरवल की नॉर्मल वैल्यू होती है 120 से 200 तक, मतलब कि यहाँ पे एक बॉक्स होता है 40 मिली सेकेंड का, तो यहाँ पे 3 से 5 बॉक्सेस तक आ सकते हैं, वो नॉर्मल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 बॉक्सेस से कम आएंगे, मतलब ये पीआर इंटरवल छोटा हो गया है, छोटा हो गया है तो मतलब वो भी प्रॉब्लम करेगा, और अगर ये बड़ा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम करेगा। अगर छोटा हो जाएगा तो छोटा होना जो होता है वो बताता है कि आपके हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पल्स बन रहे हैं, मतलब कि आपके हार्ट में ये जो कॉन्ट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और लंबा होना मतलब है कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो गया, इसकी वजह से इम्पल्स बराबर नीचे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो भी एक डेडली कंडीशन होती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पीआर इंटरवल नॉर्मली इसमें देखें हम लोग पीआर इंटरवल पी वेव और आर वेव के बीच का होता है। पीआर इंटरवल इसमें बॉक्सेस काउंट करते हैं जो कि 3 से 5 बॉक्सेस तक होने चाहिए। लेकिन अगर ये कम हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कम हो गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं WPW सिंड्रोम। इसमें वो जो फाइबर्स होते हैं, वो जो इम्पल्सेस होते हैं, वो डायरेक्टली ऊपर वाले हार्ट से नीचे वाले हार्ट में पहुंच जाते हैं, और ये कंडीशन में आपको फिर उस बंडल जो होते हैं वो एबनॉर्मल बंडल, उनको आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी से एब्लेट करना होता है, बट वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और सपोज अगर ये पीरियड इंटरवल बढ़ जाएगा, ये तो शॉर्ट पीरियड इंटरवल है, ये इसमें पीरियड इंटरवल बढ़ गया, देखिए पी और आर के बीच में कितना डिस्टेंस आ गया, जबकि नॉर्मली इतना डिस्टेंस नहीं होता है। तो अगर इतना डिस्टेंस आएगा तो बताएगा कि आपका हार्ट जो है वो बराबर से काम नहीं कर रहा है, उसमें ब्लॉकेज हो गया है, तो उसको हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे पीरियड इंटरवल बढ़ गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट मतलब ये पी वेव, ये QRS और ये टी वेव। तो QRS और T, तो इन दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस की जगह हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। S यहाँ पे आता है और T यहाँ पे आता है। तो नॉर्मली देखिए ये ऐसा होता है, लेकिन अगर आपका ST बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ST एलिवेशन, तो मतलब ये नॉर्मली फिर ये ऐसा आएगा। तो ST एलिवेशन आपको बताता है कि आपको हार्ट अटैक आया है। मोस्ट कॉमनली ये हार्ट अटैक को ही बताता है, राइट। नॉर्मली ये देखिए P, QRS एंड T, तो नॉर्मली S और T इस तरह का होता है, मतलब यहाँ पे फ्लैट होता है, राइट। लेकिन ये अगर बढ़ जाएगा या फिर ये नीचे की साइड जा जाएगा, इसको अगर ये ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं ST एलिवेशन, राइट। और अगर ये नीचे जाता है तो इसको बोलते हैं ST डिप्रेशन। तो ST डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों ही हमको बताता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। देखिए इस ECG में आपको दिख जाएगा कि नॉर्मली बेसलाइन ST एलिवेशन ऐसा है, ST सेगमेंट ऐसा है, नॉर्मल फ्लैट होता है। लेकिन ये जब अगर बढ़ जाता है तो इसको ST एलिवेशन बोलते हैं, और ये ऐसे नीचे जाता है तो इसको ST डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और दोनों ही कंडीशन जो होती है वो प्रॉब्लम वाली होती है। और इसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं QT इंटरवल क्या होता है। ठीक है, तो QT इंटरवल मतलब ये P वेव, ये QRST। तो इससे पहले हम लोग ने S और T देखा था, हम देखते हैं Q और T इंटरवल। तो नॉर्मल QT इंटरवल होता है 440 तक, मतलब कि यहाँ पे अराउंड 10 बॉक्सेस के आसपास हो सकते हैं Q और T के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के आसपास है बॉक्सेस। आप काउंट करें तो 10 बॉक्सेस के आसपास मिल जाएंगे। तो अगर 10 बॉक्सेस आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपका QT इंटरवल नॉर्मल है, 440 तक नॉर्मल। लेकिन अगर QT इंटरवल बढ़ जाएगा तो QT इंटरवल का बढ़ना बताता है कि आपके हार्ट में ऐसी, मतलब आपका हार्ट जो है वो हार्ट अटैक आने की रिस्क ज़्यादा है उसमें, या फिर आपने अगर कुछ ऐसी दवाई ले ली है जिससे कि हार्ट के ऊपर असर करती है, तो वो भी ये दिखाएगा। या फिर कई लोगों को टॉर्साडेस डिपॉइंटिस करके एक डिजीज होती है, वो हो जाती है, तो भी ये प्रॉब्लम दिखाता है। तो ये बेसिक आइडिया था हार्ट डिजीज को, ECG को पढ़ने के बारे में। तो आई होप बाकी वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, एंड कुछ क्वेरी है तो कमेंट में डाल देना। और ये इंस्टाग्राम का चैनल है, तो अगर आप कुछ रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे DM भी कर सकते हैं। और सेम नाम से फेसबुक पे भी पेज है, तो वहाँ पे भी आप फेसबुक मैसेंजर में जाके कुछ क्वेरी है तो वहाँ पे डाल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।